गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग गरिमा, रेखा कुमारी, दिलीप, मेवाड़, गुरप्रीत टुटेजा, अंकित कुमार, अभिषेक कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? परसों एक मैसेज आया कि इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। हालांकि सुबह पूरी तरह बंद नहीं हुई, लेकिन बहुत सारा डिस्टरबेंस रहा सुबह में, इसलिए कल क्लास कैंसिल किया गया। प्रॉपर छूट जा रहा था, काफी डिस्टर्ब था। करीब 10 बजे के आसपास इंटरनेट ठीक हो गया, 10 साढ़े 10 बजे। हालांकि फिर भी 11-12 बजे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया तो 360 वाले क्लास को आगे बढ़ाया गया। पीछे का क्लास हम लोग कहां तक पढ़े थे, कोई बताए? पीछे का क्लास हम लोग कहां तक पढ़े थे, कोई बताए? हम लोग दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ रहे थे, मैं सही हूं? हम लोग दुर्खिम का, एमिल दुर्खिम का थ्योरी ऑफ सुसाइड पढ़ रहे थे। आत्महत्या की घटना के बारे में दुर्खिम ने क्या कहा है? हमने बार बार कहा है कि दुर्खिम एक समाजशास्त्रीय चिंतक था, तो निश्चित रूप से आत्महत्या की घटना के सामाजिक आयामों के बारे में बोला होगा। दुर्खिम एक प्रकार्यात्मक विचारक था, तो आत्महत्या के सकारात्मक पक्षों के बारे में भी बोला होगा। दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी विचारक था, तो निश्चित रूप से दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में जो बोला होगा वो तथ्यों के आधार पर बोला होगा, तथ्यों के आधार पर बोला होगा। और दुर्खिम ने व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के बारे में समाज पर बल दिया है अपने सभी विश्लेषण में, तो आत्महत्या के कारण के संदर्भ में भी वो समाज पर बल दिया होगा, एक क्लियर है। ये 4 बातें आपके दिमाग में रखनी चाहिए। ये 4 की पॉइंट है एमिल दुर्खिम के बारे में। अगर ये 4 पॉइंट आप जानते हो तो फिर किसी भी चीज के बारे में हमने श्रम विभाजन आपको पढ़ाया नहीं है, आप श्रम विभाजन के बारे में जीरो हो, लेकिन दुर्खिम के बारे में 4 बात जानते हो। सोशियोलॉजिकल थिंकर, फंक्शनलिस्ट थिंकर, पॉजिटिविस्टिक थिंकर, और व्यक्ति और समाज के संदर्भ में समाज पर बल देने वाला थिंकर। ये 4 बातें यदि आपको पता है तो आप लिख डालोगे। इतनी बात अगर पता है तो आप लिख डालोगे। चलो केवल इतने ही आधार पे हम लोग एक
ट्रायल करते हैं। एक भी लाइन बताना जो मैं कह रहा हूं वो तुम नहीं जानते हो, वो आप जानते हो। और एक भी लाइन बताना कि इसमें क्या गलत होगा, क्यों नंबर काटा जाएगा। श्रम विभाजन की घटना के बारे में जानते हो कि दुर्खिम ने श्रम विभाजन के बारे में लिखा है। प्रश्न है कि दुर्खिम के श्रम विभाजन के बारे में विचारों की समीक्षा कीजिए। 200 शब्दों का सवाल है, 250 शब्दों का सवाल है। जानते नहीं हो तो कुछ न कुछ आपको लफाजी करना होगा, खींचना होगा आंसर को, क्योंकि आप जानते नहीं हो, लेकिन आपको बेसिक बातें पता है। तो शुरुआत कहां से करोगे आप अगर कहते हो कि दुर्खिम फ्रांस का एक प्रमुख समाजशास्त्रीय विचारक था, कोई गलत नहीं है। शुरुआत यहीं से करते हैं, इंट्रोडक्शन। जिसने समाज के सभी घटनाओं के समाजशास्त्रीय आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इंट्रोडक्शन दे दिया, 20 शब्द आपका कंप्लीट हो गया। आप पैरा चेंज करके लिखोगे। दुर्खिम ने श्रम विभाजन की घटना को भी एक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार किया है। 13 शब्द, एक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार किया है और श्रम विभाजन के सामाजिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं हमारे पास, हम नहीं जानते हैं कुछ। श्रम विभाजन के कारणात्मक पक्षों का विश्लेषण करते समय दुर्खिम ने समाज को श्रम विभाजन की घटना के उद्भव का एक कारण माना है। कर सकते हो, क्योंकि दुर्खिम के अनुसार हर घटना के उद्भव का कारण समाज है। समाज को श्रम विभाजन की घटना के उद्भव का एक कारण माना है और बताया है कि समाज ने अपनी कुछ एक जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव समाज के एक अंग के रूप में श्रम विभाजन की घटना के उद्भव को संभव बनाया है। बच्चा आपका करीब 80-90 शब्द हो गया, देखते जाओ, क्योंकि शब्द सीमा क्या है और आपको बातें क्या लिखनी है। और आप अगर कहीं कुछ बेसिक्स जान रहे हो ना, तो आप समेट सकते हो आंसर को, कोई भी आंसर छूटेगा नहीं। ठीक है कि अगर 10 अंकों का सवाल है तो 10 में आपको 6 नहीं आएगा, 6.5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 10 में 5 जरूर आ जाएगा, 4.5 जरूर आ जाएगा। समाज को श्रम विभाजन के उद्भव का कारण के रूप में ठहराया है। दुर्खिम एक प्रकारवादी विचारक था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको शब्द बढ़ाना है, गलत भी नहीं लिखा है। दुर्खिम एक प्रकारवादी विचारक था, इसलिए उसने श्रम विभाजन के समाज पर पड़ने वाले प्रकार्यात्मक पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया है। दुर्खिम कहते हैं, हमने 3-4 बार दुर्खिम कहते हैं 3-3 शब्द का हमने लीड लिया और कम से कम दुर्खिम कहते हैं से कम 20-25 शब्द खींच दिया। दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन को समाज ने अपनी कुछ एक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने अंग के रूप में विकसित किया है और श्रम विभाजन अपने प्रकारों द्वारा समाज की उन जरूरतों को, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और समाज की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखने में प्रकारकारी भूमिका निभाते हैं। कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। कारण आपने लिख लिया, परिणाम आपने लिख लिया, समाज पर बल दे दिया, सामाजिक आयामों का विश्लेषण कर दिया और श्रम विभाजन के प्रकार्यात्मक पक्षों का विश्लेषण कर दिया। लगभग 130-40 शब्द, 120-30 शब्द हो गया। दुर्खिम ने श्रम विभाजन की घटना का विश्लेषण प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति के आधार पर किया है।
करते हुए एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यही है दुर्खिम का श्रम विभाजन का वैज्ञानिक विश्लेषण, समाजशास्त्रीय विश्लेषण, प्रकार्यकारी विश्लेषण। इतना ही पता ही है, बेसिक इतना ही है। उसी के आधार पर आपने श्रम विभाजन को समेटा, लेकिन आपने काफी शब्द खींच दिया। अब पहला चेंज कीजिए। दुर्खिम के श्रम विभाजन के इस विश्लेषण की कई आलोचनाएं की गई है। आलोचकों का कहना है कि 5 शब्द, दुर्खिम ने श्रम विभाजन के सामाजिक आयामों का विश्लेषण पर बल देते हुए श्रम विभाजन के आर्थिक, मनोवैज्ञानिक आदि आयामों की उपेक्षा की है। चलेगा। दुर्खिम ने इसकी दूसरी आलोचना में आलोचकों का मानना है कि, कहना है कि, और 6-7 शब्द खींच दिया। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के उद्भव के कारणों का विश्लेषण करते समय समाज पर आवश्यकता से अधिक बल देकर इसके उद्भव के लिए वैयक्तिक पक्षों की भूमिका की उपेक्षा की है, जो उपयुक्त नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। दो आलोचनाएं हो गई, समाजशास्त्रीय विश्लेषण की आलोचनाएं, समाज पर बल देने की आलोचनाएं। श्रम विभाजन मानव समाज की एक प्रमुख घटना है, जिसका परिणाम समाज पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होता है। लेकिन दुर्खिम ने श्रम विभाजन के केवल सकारात्मक पक्षों के विश्लेषण पर बल देकर मानव समाज पर पड़ने वाले श्रम विभाजन के नकारात्मक परिणामों की उपेक्षा की है, अपने विश्लेषण में स्थान नहीं दिया है। आपका 200 शब्द पूरा हो चुका है बच्चा। दुर्खिम ने श्रम विभाजन की घटना का विश्लेषण प्रत्यक्षवादी पद्धति से प्रस्तुत की है, और इस तरह की घटना के विश्लेषण में उन्होंने मनोवैज्ञानिक या अन्य पहलुओं की उपेक्षा की है। प्रत्यक्षवाद की आलोचना मतलब ये 4 जो क्रक्स है, उस क्रक्स के संदर्भ में उसका कोई विचार को फ्रेम कर सकते हो। ये जो 4 क्रक्स पॉइंट है, उसके संदर्भ में उसके किसी भी विचार की आलोचना कर सकते हो, और उसी के संदर्भ में किसी भी विचार की समीक्षा, महत्व भी दिखा सकते हो। चारों आलोचनाएं देने के बाद लिखो। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं दुर्खिम के श्रम विभाजन के बारे में दिए गए विचारों की कमियों को उजागर करती है। बावजूद इसके हम दुर्खिम के इस विचार के समाजशास्त्रीय महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। दुर्खिम का श्रम विभाजन का यह सिद्धांत श्रम विभाजन जैसी घटना के सामाजिक आयामों के विश्लेषण में आज भी समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्खिम का श्रम विभाजन का यह विचार श्रम विभाजन की घटना के उद्भव में समाज की क्या भूमिका होती है, इसका गहन विश्लेषण प्रस्तुत करने में समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। दुर्खिम ने निश्चित रूप से श्रम विभाजन के परिणामों का विश्लेषण करते समय इसके नकारात्मक परिणामों की उपेक्षा की है, लेकिन दुर्खिम ने श्रम विभाजन का समाज पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसका गहन और सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। श्रम विभाजन की घटना या किसी भी अगर पद्धति की आपको आलोचना और समीक्षा करनी है, तो दुर्खिम ने केवल प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति पर बल देकर कर्ता के दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा की है। लेकिन प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण पर बल देकर न केवल सोशियोलॉजी को एक प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि अन्य विषयों से, विशेष रूप से मनोविज्ञान से पृथक सोशियोलॉजी को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करके अगस्त कॉम्टे के अधूरे काम को पूरा किया है। इसलिए निष्कर्ष है कि कुछ एक कमियों के बावजूद दुर्खिम का श्रम विभाजन का यह सिद्धांत समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 300 शब्दों में मैंने आंसर लिख दिया बच्चा, कुछ भी नहीं लिखा। अगर रियल में देखोगे तो हमने कुछ नहीं लिखा, हम तो श्रम विभाजन के बारे में जानते भी नहीं है।
हम तो बस ये जानते हैं कि दुर्खिम एक समाजशास्त्रीय विचारक था। हम ये जानते हैं कि दुर्खिम केवल प्रकारवादी विचारक था। हम ये जानते हैं कि दुर्खिम ने समाज और व्यक्ति के मध्य संबंधों के बहस में दुर्खिम ने हमेशा आजीवन समाज पर बल दिया, समाज को महत्वपूर्ण माना, समाज को केंद्र में माना। हम तो बस ये जानते हैं कि दुर्खिम एक प्रत्यक्षवादी विचारक था, समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समकक्ष विज्ञान बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति का प्रयोग किया। हमेशा याद रखो, अगर आप किसी भी थिंकर को बेहतर तरीके से पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ बिना पढ़े हुए भी तुम्हारा कलम रुकेगा नहीं, आप उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आप केवल क्या कहा इतनी ही समझ है और उसके बाकी पक्षों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक लाइन कहीं से भी अगर गड़बड़ हुआ आपके विश्लेषण में, आपके विश्लेषण का क्रक्स में व्यक्ति पर कहीं बल दे दिया गया, तो समझने वाला समझ जाएगा कि ब्लंडर है आपका आंसर। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों के दिमाग में है और ये रहनी चाहिए। इसी चारों के संदर्भ में हम दुर्खिम के पूरे विश्लेषण के फ्रेम को समझने का प्रयास करेंगे। आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का विचार हमने बताया, उस समय की क्या सामाजिक परिस्थिति थी, कैसे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, सामाजिक नियमों पर कंफ्यूजन था, हर व्यक्ति समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, सामाजिक नियमों पर सहमति खत्म हो चुकी थी, कमजोर हो गई थी विज्ञान के विकास के कारण, धन के प्रभाव में कमी के कारण। दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया था, कई किस्म के तनाव, अलगाव, बहुत सारी समस्याएं उभर कर सामने आ रही थी और यूरोप में आत्महत्या की दर बढ़ गई थी। और इस आत्महत्या की घटना का जीव विज्ञान में, भूगोल में और मनोविज्ञान में अलग अलग विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा था, बट कहीं पर भी आत्महत्या जैसी घटना के सामाजिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। और दुर्खिम समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते थे। वो ये दर्शाना चाहते थे कि आपकी सोशियोलॉजी है जो किसी घटना के सामाजिक आयामों का मात्र विश्लेषण करता है, इसको किसी घटना के मनोवैज्ञानिक आयामों से, जैविकी आयामों से, भौगोलिक आयामों से कोई लेना देना नहीं। ये दुर्खिम का पर्पस था। इसलिए दुर्खिम ने आत्महत्या की घटना को अपने अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में चयन किया और कहा कि आत्महत्या देखने में एक वैयक्तिक क्रियाकलाप नजर आती है, आत्महत्या देखने में एक स्वैच्छिक क्रिया नजर आती है, आत्महत्या देखने में एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशाव या तनाव का परिणाम नजर आती है, लेकिन आत्महत्या एक सामाजिक घटना है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, इसका कारण समाज में है, इसलिए इसका सामाजिक आयामों का विश्लेषण जरूरी है। और सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जो किसी भी घटना के सामाजिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। और तब दुर्खिम ने आत्महत्या पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले तो 26,000 आत्महत्याओं का उन्होंने विश्लेषण किया और इसी विश्लेषण के आधार पर आत्महत्या के बारे में अपना विचार दिया। यहां दुर्खिम का उद्देश्य भी हम लोगों ने पढ़ा। दुर्खिम आत्महत्या के एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे। दुर्खिम आत्महत्या के प्रकार्यात्मक पक्षों को भी उजागर करना चाहते थे। दुर्खिम आत्महत्या जैसी घटना का प्रत्यक्षवादी विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहते थे। दुर्खिम का उद्देश्य था कि इसके बहाने समाजशास्त्र आत्महत्या जैसी घटना का कुछ समाधान भी प्रस्तुत किया जाए। दुर्खिम का यह भी उद्देश्य था कि इसी बहाने सोशियोलॉजी को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया जाए, या व्यक्ति और समाज के मध्य जो बहस चल रहा था उसमें भी बताया जाए कि कैसे व्यक्ति और समाज में समाज महत्वपूर्ण है, समाज केंद्र में है, समाज ही हर चीज को निर्धारित करता है। ये सारे उद्देश्य दुर्खिम के थे और दुर्खिम ने अपने अध्ययन में इन उद्देश्यों को पूरा किया, तो यही दुर्खिम के अध्ययन का महत्व बन जाता है। हमने देखा कल पिछले क्लास में कि दुर्खिम ने आत्महत्या को व्यापक संदर्भों में परिभाषित किया। सबसे पहली बात, इसमें नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक, प्रत्यक्ष के साथ साथ परोक्ष को भी शामिल किया, और सती होना या भूख हड़ताल पर बैठे बैठे मर जाना को भी, या शहीद होना को भी उन्होंने आत्महत्या की कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया, आत्महत्या की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया। दुर्खिम ने आत्महत्या को व्यापक रूप से परिभाषित किया। फिर दुर्खिम ने दिखाया कि आत्महत्या का संबंध समाज से है।
सामाजिक एकता के स्वरूपों से है। सामाजिक नियमों के संदर्भ में व्यक्ति की कितनी अधिक सहमति है, कितनी कम सहमति है, सामाजिक नियमन के स्वरूपों से। सामाजिक एकता के भिन्न भिन्न स्वरूप व्यक्ति को प्रेशराइज करते हैं और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। ठीक है कि ये एक विशेष प्रकार की मनोदशा का परिणाम है। आदमी तनाव में आता है, एकदम तनाव में व्यग्रता उत्पन्न होती है और सुसाइड करता है। लेकिन ये तनाव, इस व्यग्रता का सोर्स क्या है? समाज। दुर्किम यही स्थापित करना चाहता था। दुर्किम का कहना है कि मनोविज्ञान उस व्यग्रता के स्वरूपों का विश्लेषण करेगा। मनोविज्ञान को मैं डिनाई नहीं करता हूं। दुर्किम कहता है कि मैं मनोविज्ञान को डिनाई नहीं करता हूं। मनोविज्ञान का काम है कि व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करे। कैसे व्यग्र हुआ, कैसे बेचैन हुआ, कैसे सुसाइड किया, ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है। लेकिन इस मनोवैज्ञानिक स्थिति का कारण कहीं ना कहीं समाज में होता है। व्यक्ति इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशाओं के साथ पैदा नहीं लेता है। इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति का कारण समाज में होता है। दुर्किम के ये सभी विश्लेषण सोशल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रहे। दुर्किम का यह विश्लेषण समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य सेतु का काम किए हैं विकास में। हालांकि दुर्किम मनोविज्ञान से पृथक करना चाहता था सोशियोलॉजी को। वो कहता था कि यह मनोविज्ञान का विषय है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना। आत्महत्या की घटना का कारण समाज है। समाज की भिन्न भिन्न परिस्थितियां व्यक्ति को साइकोलॉजिकली इस अवस्था में पहुंचा देती है और वो सुसाइड कर लेता है। इसलिए आत्महत्या के कारणों को समाज में ढूंढना चाहिए और दुर्किम ने आत्महत्या के कारणों को समाज में ढूंढा। उसने दिखाया कि कैसे विवाहित, अविवाहित, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ग्रामीण, नगरीय, विभिन्न समुदायों में आत्महत्या की भिन्न भिन्न दर को उन्होंने समाज की स्थिति के साथ कोरिलेट करके यह स्थापित किया कि आत्महत्या का कारण समाज है। इस संदर्भ में दुर्किम ने आत्महत्या के 4 प्रकारों की चर्चा की। 4 टाइप ऑफ सुसाइड। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या। और इन आत्महत्या के चारों प्रकार को उन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक स्थितियों के साथ, 4 प्रकार के समाज के साथ, 4 प्रकार की सामाजिक दशाओं के साथ, समाज की प्रकृति के साथ संबद्ध किया और संबद्ध करके आत्महत्या के बारे में यह स्थापित किया कि आत्महत्या का कारण समाज होता है। समाज की भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती है। सामाजिक परिस्थितियां ही व्यक्ति पर दबाव बनाती है और व्यक्ति सुसाइड करता है। व्यक्ति कुछ नहीं करता, ये समाज उससे सुसाइड करवा देता है। फिर दुर्किम ने आत्महत्या के प्रकारों की भी चर्चा की। फंक्शन ऑफ सुसाइड। यहां पर दुर्किम कहते हैं कि कोई भी घटना, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, आत्महत्या हो, जो भी हो, सामान्य रूप से समाज में विद्यमान रहती है और सामान्य रूप से समाज में विद्यमान होनी चाहिए। किसी भी समाज के लिए जरूरी है कि आत्महत्या सामान्य रूप से समाज में हो, अपराध सामान्य रूप से समाज में हो। अपराध क्या है? समाज के नियमों का उल्लंघन ही अपराध है। दुर्किम ने अपराध को इसी रूप में डिफाइन किया। और अगर समाज में समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा तो समाज जड़ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। हर अगली पीढ़ी समाज के कुछ एक नियमों का उल्लंघन करती है, नियमों का विरोध करती है। धीरे 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 उस नियमों के प्रति, यानी नए वाले जो नियम है, नए वाले तरीके, पुराने तरीके के प्रति लोगों की असहमति बढ़ती है, विरोधियों के संग होते जाते हैं और वो जो नया वाला तरीका है वही सामाजिक नियम के रूप में स्थापित हो जाता है। हमारे भारत में पहले सती प्रथा एक नियम था, समाज का मान्यता प्राप्त व्यवहार था। राजा राम मोहन राय, अन्य लोग धीरे धीरे इस नियम का विरोध किए। उस समय के लिए वो नियम विरोधी थे, अपराधी थे, विचलक थे। लेकिन धीरे धीरे राजा राम मोहन राय के पक्ष में लोग जुटते गए और फिर धीरे धीरे सती प्रथा पर सहमति खत्म हो गई और सती प्रथा नहीं होनी चाहिए पर सहमति बढ़ गई, और सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा गलत है, इस तरह के नियम समाज में एस्टैब्लिश हो गए।
अदरवाइज आज भी सती प्रथा चलता रहता। अगर राजा राम मोहन राय ने अपराध नहीं किया होता तो, राजा राम मोहन राय ने समाज के इस नियम का विरोध नहीं किया होता तो। दुर्खिम कहते हैं कि किसी भी समाज में अपराध का होना जरूरी है, आत्महत्या का होना जरूरी है। फिर दुर्खिम कहते हैं कि किसी भी समाज में आत्महत्या की सामान्य दर, अपराध की सामान्य दर, गड़बड़ी की सामान्य दर समाज के लिए फायदेमंद होती है, लाभकारी होती है। ध्यान दो, लाभकारी होती है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगी तो समाज जड़ हो जाएगा। फिर दुर्खिम ये भी बात कहते हैं, ध्यान देने वाली बात है, कि ये समाज के लिए हानिकारक तब होती है जब इसकी दर उच्च हो जाती है। यानी यदि अपराध की दर उच्च है तो ये समाज के लिए हानिकारक है, आत्महत्या की दर उच्च है तो ये समाज के लिए हानिकारक है। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या की सामान्य दर समाज के लिए लाभकारी होती है। परार्थवादी आत्महत्याएं पहले से भी चलती आ रही है, जहां समाज और व्यक्ति के मध्य संबंध प्रगाढ़ होते थे, और इस तरह की आत्महत्याएं व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों की प्रगाढ़ता को और बढ़ाते हैं, व्यक्ति के अंदर समाज के लिए जान देने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं। इस तरह की आत्महत्याएं समाज के लिए फायदेमंद होती है। थोड़ा बहुत उन्होंने भाग्यवादी के बारे में भी कहा, बट ज्यादातर परार्थवादी आत्महत्या के बारे में। लेकिन दुर्खिम कहते हैं कि आज आत्महत्या की दर उच्च हो गई है। दुर्खिम के समय के औद्योगिक समाज में, उस समय के फ्रांस और यूरोप के समाज में, और ये आत्महत्या की उच्च दर समाज के लिए हानिकारक है। आत्महत्या समाज के लिए हानिकारक नहीं है, ये उच्च दर समाज के लिए हानिकारक है। दुर्खिम कहते हैं कि आज के जो समाज में अहमवादी और विसंगतिपूर्ण आत्महत्याओं की दर उच्च हो गई है, ये समाज के लिए हानिकारक है, ये समाज के लिए फंक्शनल नहीं है। इस तरह से दुर्खिम ने आत्महत्या जैसी नेगेटिव घटनाओं के पॉजिटिव पहलुओं को भी उजागर किया। और फिर दुर्खिम ने कहा कि इस तरह की जो आत्महत्याएं आज बढ़ी है उच्च दर, इसके लिए कुछ सॉल्यूशन दुर्खिम ने सुझाया, जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या क्या उस समय उन्होंने। और सॉल्यूशन में यही था कि सामाजिक नियमों के प्रति सहमति कायम किया जाए और समाज में व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों को, प्रगाढ़ता को बढ़ाया जाए। सीधी बात है, पति पत्नी संबंधों को सुदृढ़ करके, पारिवारिक विघटन को रोक करके, श्रमिक और कारखाना मजदूर के बीच संबंधों को सुदृढ़ करके, विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा अपने संगठन के सदस्यों के बारे में एक प्रोफेशनल एथिक्स का निर्माण करके, तमाम तरीके दुर्खिम ने बताए, जिसके माध्यम से जो उच्च दर हुई है इसको खत्म किया जा सके। आत्महत्या का जो नकारात्मक प्रभाव उभर कर सामने आया है इसको खत्म किया जा सके, और आत्महत्या जैसी घटनाओं को समाज में सामान्य रूप से विद्यमान रखते हुए इसको समाज के लिए लाभकारी बनाया जा सके। ये था दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, चूंकि 2-3 दिन का गैप हो गया था, इसलिए मुझे एक राउंड लेना पड़ा इसके बारे में। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों का लास्ट डायमेंशन है आत्महत्या की आलोचना, जो दुर्खिम करते हैं। अब तो आप काफी समझदार हो गए होंगे, अब बहुत सारी आलोचनाएं तो आप अपने से कर सकते हो, लेकिन यहां पर कुछ आलोचनाएं दिमाग में रखे। सबसे पहली आलोचना उसकी परिभाषा की है। आलोचकों ने जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है भाई। दुर्खिम ने आत्महत्या की परिभाषा में सती होना को, शहीद होना को भी शामिल कर लिया। भूख हड़ताल पर बैठे बैठे यदि कोई बेचारा मर जाता है उसको भी इन्होंने आत्महत्या कह दिया। यह आत्महत्या की सही परिभाषा नहीं है, यह आत्महत्या की तर्कसंगत परिभाषा नहीं है। आत्महत्या एक नेगेटिव घटना है, एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशाओं का परिणाम है। आदमी तनाव में दुखी होकर के सुसाइड करता है। जब कोई भूख हड़ताल पर बैठे बैठे आत्महत्या करता है, उस समय की उसकी सोच, उसका मनोविज्ञान अलग होता है, उसे हम आत्महत्या की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर सकते। जब कोई देशभक्त देश के लिए जान देता है, शहीद होता है, उस समय की उसकी सोच, उसका मनोविज्ञान, इसको हम इस तरह के नेगेटिव चीजों के रूप में उसको नहीं देख सकते कि उसने आत्महत्या कर लिया। या जब सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय स्त्री पति के चिता पर भरपूर श्रृंगार करके अपने सब परिजनों से मिलती है, श्रृंगार करती है, सबके साथ भोजन करती है और गर्व के साथ बैठ करके चिता पर सती हो जाती है, इसको आत्महत्या की कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज किया जा सकता।
दुर्खिम ने आत्महत्या की जो व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है, यह तर्कसंगत नहीं है। एक आलोचना, एक प्रमुखता की जाती है। लेकिन दुर्खिम का परिभाषा भी तो एकदम था कि कोई भी क्रियाकलाप जिसके बारे में व्यक्ति को पता है कि मैं करूंगा तो मरूंगा, और वो करता है और मरता है, आत्महत्या है। चाहे वो प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, सकारात्मक रूप से हो, नकारात्मक रूप से हो। तो इसकी परिभाषा की एक आलोचना प्रमुख है। दूसरा आलोचना उसके समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की। जो अन्य विषय के लोग थे वो आलोचना करेंगे ही करेंगे। अब मनोवैज्ञानिक करेंगे ही करेंगे, जो जैविक विज्ञान वाले थे वो करेंगे ही करेंगे, भूगोल विज्ञान वाले करेंगे ही करेंगे। वो अड़े हुए थे कि नहीं भैया, कहीं ना कहीं आत्महत्या की घटना भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। दुर्खिम साहब ने केवल और केवल समाज को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा करके आत्महत्या की घटना के भौगोलिक आयामों की उपेक्षा की है। जीव वैज्ञानिक आलोचना करेंगे ही करेंगे, ये उनके विषय की प्रतिष्ठा का सवाल है। उन्होंने भी आलोचना की कि भाई हर व्यक्ति जो भी बनता है उसमें कहीं ना कहीं एक जेनेटिक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारी चीजें आनुवांशिक रूप से बाप से पुत्र में आती है, बेटे में आती है, बच्चों में आती है। मां बाप की जेनेटिक कैरेक्टर बच्चों में स्थानांतरित होती है, और इस जेनेटिक कैरेक्टर की भूमिका को डिनाई नहीं किया जा सकता है। आत्महत्या के पीछे भी जेनेटिक पक्ष है, आनुवांशिक पक्ष है। लेकिन दुर्खिम ने इसके लिए केवल समाज को उत्तरदायी ठहराकर आत्महत्या के इस जैविकीय पक्षों की उपेक्षा की है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि भाई आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर तो दुर्खिम साहब ने बल ही नहीं दिया है। इन्होंने केवल सामाजिक पर बल देकर अन्य कारकों की उपेक्षा की है। तो एक आलोचना ये हो जाती है। यहीं से एक तीसरी आलोचना निकल के आती है, विशेष रूप से मनोविज्ञान के संदर्भ में, व्यक्ति के मनोविज्ञान के संदर्भ में, व्यक्ति के क्रियाकलापों के संदर्भ में, या यूं कहिए कि व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों के संदर्भ में। दुर्खिम ने कहा कि आत्महत्या देखने में एक वैयक्तिक क्रिया लगती है, देखने में एक स्वैच्छिक क्रिया लगती है, व्यक्ति की अपनी इच्छा का परिणाम है। मैं मरूंगा, सुसाइड कर लिया, जहर खा के मर गया, स्वैच्छिक क्रिया, उसकी इच्छा से की गई क्रिया। लेकिन इसका कारण समाज होता है। आलोचकों ने कहा कि यह क्या है भाई, आत्महत्या जैसी स्वैच्छिक क्रिया के विश्लेषण में ठीक है आप समाज के पक्षों को उजागर करते, लेकिन इस व्यक्ति की इच्छा को भी तो अपने विश्लेषण में तवज्जो देना चाहिए। आत्महत्या, मैंने सुसाइड किया, अभी सुसाइड का पूरा श्रेय आपने समाज को दे दिया, कारण समाज को बता दिया, मेरी इच्छा पर कहीं कोई इसमें विश्लेषण नहीं दिया गया। आलोचक कहते हैं कि दुर्खिम ने आत्महत्या के अपने सामाजिक शास्त्रीय विश्लेषण में समाज को प्रमुखता दी है, और व्यक्ति के स्वैच्छिक क्रिया को, व्यक्ति के स्वैच्छिक पक्ष को, व्यक्ति के पक्ष को, व्यक्ति के इच्छाओं को इसमें महत्व नहीं दिया गया। 3 आलोचनाएं हो गई। एक चौथी आलोचना की जाती है आत्महत्या के प्रकार पर, टाइप ऑफ सुसाइड। आलोचक कहते हैं कि दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकारों की चर्चा की है। ठीक है, आलोचक कहते हैं कि दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया है, किस आधार पर किया है? समाज के एकता के स्वरूप के आधार पर किया है, मतलब समाज के स्वरूप के आधार पर किया है, समाज के प्रकृति के आधार पर किया है। समाज की प्रकृति और स्वरूप को उन्होंने 4 भागों में बांटा, और इसीलिए उन्होंने आत्महत्या को भी 4 भागों में बांटा, क्योंकि आत्महत्या का कारण समाज है। आलोचक कहते हैं कि आत्महत्या का क्लासिफिकेशन केवल समाज की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, व्यक्ति की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर भी की जानी चाहिए, अन्य चीजों की प्रकृति और स्वरूप के आधार पर भी की जानी चाहिए। दुर्खिम का आत्महत्या का यह केवल समाज के आधार पर किया गया वर्गीकरण तर्कसंगत नहीं है, गड़बड़ है। एक आलोचना, 4 आलोचनाएं हो गई। 5वीं आलोचना इसके प्रकारों के बारे में की गई है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
आलोचक कहते हैं कि अब जबरदस्ती ये प्रकार है, दुर्खिम बता रहे, अगर परार्थवादी आत्महत्या को हटा दिया जाए, परार्थवादी दूसरों के लिए, देश के लिए जान दे देना, ठीक है कि परार्थवादी आत्महत्याओं का समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अन्य लोगों का भी समाज के प्रति निष्ठा, लगाव, जुड़ाव बढ़ता है। परार्थवादी आत्महत्या को आत्महत्या के इन चारों प्रकारों के से हटा दिया जाए तो आत्महत्या के सारे प्रकार समाज के लिए हानिकारक ही होते, सारे के सारे प्रकार समाज के लिए हानिकारक ही होते। लेकिन दुर्खिम आत्महत्या के समाज पर पड़ने वाले परिणामों का विश्लेषण करते समय इसके सकारात्मक परिणामों पर विशेष बल देकर आत्महत्या के जो नकारात्मक परिणाम है, जहां ज्यादातर नकारात्मक ही है, नकारात्मक परिणामों की कि ये नकारात्मक परिणाम, ये नकारात्मक परिणाम, इससे ये होता है, इससे ये नुकसान होता है, इससे ये होता है, कहीं चर्चा ही नहीं की, नकारात्मक परिणामों की उपेक्षा की। मेरे ख्याल से 4 या 5 आलोचनाएं हो गई, 5 आलोचनाएं। एक आलोचना उसके प्रत्यक्षवादी पद्धति का है। आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति क्रिया करता है, व्यक्ति और समाज में व्यक्ति प्रमुख है, व्यक्ति और जानवर दोनों साथ में धरती पर आए, लेकिन व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास समाज है, संस्कृति है, जानवर के पास समाज संस्कृति नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि व्यक्ति एक समृद्ध मस्तिष्क वाला आदमी है, जानवर है एक समृद्ध मस्तिष्क जिसमें थिंकिंग की, रीजनिंग की, तर्क करने की विशेष क्षमता होती है, बुद्धि नाम की अद्भुत चीज होती है। यही व्यक्ति को, मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करता है। यही वो क्षमता है जिसके बल पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में बहुत सारी चीजों को बनाता चला गया। तो जो बहुत सारी चीजें हैं ये व्यक्ति द्वारा किए गए क्रिया अंतःक्रिया के परिणाम है, और व्यक्ति की यह क्रिया अंतःक्रिया उसके माइंड से शुरू होती है। व्यक्ति सोचता है तब कुछ करता है। इस पूरे समाज के निर्माण में व्यक्ति और व्यक्ति का मनोविज्ञान केंद्र में है, व्यक्ति और व्यक्ति की विवेकशीलता की क्षमता केंद्र में है। व्यक्ति समाज का निर्माता है, समाज और कुछ नहीं है, व्यक्ति के इस तर्कसंगत क्रिया अंतःक्रिया का उत्पाद है, परिणाम है। आत्महत्या भी व्यक्ति के इसी सोच का परिणाम है, व्यक्ति के मनोविज्ञान का परिणाम है, एक विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशाओं का परिणाम है। इसलिए आत्महत्या जैसी घटना का विश्लेषण केवल प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण के आधार पर करना तर्कसंगत नहीं है। आत्महत्या जैसी घटना का विश्लेषण व्यक्ति के मनोविज्ञान के चश्मे से किया जाना चाहिए, व्यक्ति के सोच के चश्मे से किया जाना चाहिए, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। जब तक हम उसके दृष्टिकोण को नहीं समझेंगे कि उसने क्यों आत्महत्या किया, उसके पास वो क्या, तब तक हम आत्महत्या के सही कारणों को नहीं जान पाएंगे। दुर्खिम ने आत्महत्या के विश्लेषण में केवल प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण की पद्धति पर बल देकर, केवल प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग करके आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की, आत्महत्या करने वाले कर्ता के दृष्टिकोण की भूमिका की उपेक्षा की। एक मेथोडोलॉजिकल आलोचनाएं ये है, ये मेरे ख्याल से 6 आलोचनाएं हो गई। ये है दुर्खिम की आलोचना। ठीक है, फिर हम मूल्यांकन करेंगे तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से भाई ये कुछ आलोचनाएं हैं, सही है, सारी आलोचनाओं को हम नहीं सही मानेंगे, कुछ आलोचनाएं एक्सट्रीम है। अब मनोवैज्ञानिक कारकों की उपेक्षा, भौगोलिक कारकों की उपेक्षा, ठीक है, दुर्खिम एक सोशियोलॉजिस्ट था तो निश्चित रूप से घटना के सामाजिक कारकों की ही चर्चा करेगा। लेकिन हां, व्यक्ति और समाज में समाज पर बल देना व्यक्ति की उपेक्षा बनती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की भूमिका भी है, व्यक्ति के मनोविज्ञान की भूमिका भी है। तो मनोवैज्ञानिकों वाला पक्ष इस घटना में जरूरी है। तो यहां पर ये आलोचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। इस कमी को हम स्वीकार करेंगे, प्रत्यक्षवादी पद्धति की कमी को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कर्ता के दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
निश्चित रूप से ये कमी है। प्रकारकारी पक्षों पर जबरदस्ती खींचना भी एक कमी है। उन्होंने आत्महत्या के नकारात्मक पक्षों की उपेक्षा की है। तो जो दुर्खिम की मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी समझ रहे हो? प्रकारवादी, समाज पर बल, प्रत्यक्षवादी, ये दुर्खिम की मेथोडोलॉजी। इस संदर्भ में आलोचनाओं को हम स्वीकार करेंगे, हर जगह स्वीकार करेंगे। एक कमी है। फिर भी दुर्खिम का यह सिद्धांत बकवास नहीं है। आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? फिर हम दुर्खिम का वकील बन जाएंगे। आलोचकों को पूरी तरह खारिज नहीं करेंगे, आलोचकों को भी स्वीकार करेंगे। फिर अब दुर्खिम के पक्ष को देखेंगे, दुर्खिम के महत्व को देखेंगे। तो हम बताएंगे कि बावजूद इसके दुर्खिम वो पहला विद्वान था जिसने आत्महत्या जैसी घटना को के सामाजिक आयामों को समझाने का प्रयास किया। उस समय यूरोप में कोई सोच भी नहीं रहा था कि सुसाइड के सोशल डायमेंशन को देखा जाना चाहिए। दुर्खिम ने ऐसा किया। अब यहां मैं दुर्खिम का वकील हूं, आपको दुर्खिम का वकील बनना है थोड़ी देर के लिए। दुर्खिम मनोविज्ञान की भूमिका को डिनाई नहीं कर रहा था। दुर्खिम जानता है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें उसकी मनोविज्ञान की भूमिका होती। बट दुर्खिम के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सोशियोलॉजी को मनोविज्ञान से पृथक एक स्वतंत्र विषय के रूप में एस्टैब्लिश करना। यह चैलेंज था दुर्खिम के लिए। सोशियोलॉजी को एक प्रत्यक्षवादी विज्ञान के रूप में स्थापित करना, नेचुरल साइंस की तरह साइंस के रूप में स्थापित करना। दुर्खिम का कहना था कि यदि हम मनोविज्ञान में घुसते हैं तो फिर हम 100% वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के मनोविज्ञान के बारे में एक्यूरेट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आप कब क्या सोचोगे इसके बारे में नेचुरल साइंस की तरह स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और दुर्खिम का पर्पस था सोशियोलॉजी को एक नेचुरल साइंस की तरह साइंस बनाना, मनोविज्ञान से पृथक करना। दुर्खिम ने किया। अपने आत्महत्या के अध्ययन में दुर्खिम ने इस बात को एस्टैब्लिश किया। दुर्खिम कहते हैं कि ठीक है, व्यक्ति की मनोविज्ञान की भूमिका आत्महत्या में होती होगी, बट इसका अध्ययन सोशियोलॉजी का काम नहीं है। सोशियोलॉजी एक अलग विषय है जो घटना की केवल सामाजिक आयामों का विश्लेषण करेगा। सोशियोलॉजी मनोविज्ञान से बिल्कुल अलग है। वो हर घटना को समाज के अंग के रूप में देखता है। मनोविज्ञान का विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। वो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर फोकस्ड अध्ययन करता है मनोविज्ञान। सोशियोलॉजी का विषय वस्तु पूरा समाज है। उस समाज को एक समग्र, एक एकीकृत समग्र के रूप में देखता है और समाज में जितनी भी घटनाएं हैं उसको समाज के अंग के रूप में विश्लेषण करता है। हर घटना के सामाजिक आयामों का विश्लेषण करता है। आत्महत्या एक सामाजिक घटना है। मनोविज्ञान का काम है आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण करना, बट सोशियोलॉजी का काम है आत्महत्या के सामाजिक आयामों का विश्लेषण करना, आत्महत्या के सामाजिक आयामों का विश्लेषण करना। इसलिए दुर्खिम ने आत्महत्या के सामाजिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है कि उसने मनोविज्ञान को डिनाई कर दिया, ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि व्यक्ति का मनोविज्ञान होता ही नहीं है, व्यक्ति में तर्क की क्षमता होती ही नहीं है, नथिंग, ऐसा नहीं है। दुर्खिम का कहना था कि जो अप्रोच था दुर्खिम का कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण मनोविज्ञान का विषय वस्तु है, सोशियोलॉजी का नहीं। सोशियोलॉजी तो हर घटना के सामाजिक आयामों को देखेगा, सामाजिक आयामों को समझाने का प्रयास करेगा। दूसरी तरफ दुर्खिम सोशियोलॉजी को एक पॉजिटिविस्टिक, एक नेचुरल साइंस की तरह साइंस बनाना चाहता था। इसलिए दुर्खिम ने कहा कि जैसे ही आत्महत्या के कारणों को खोजते हुए सोशियोलॉजी व्यक्ति के मनोविज्ञान में घुसेगा तो फिर वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। कार्य कारण संबंधों के बारे में कोई भविष्यवाणी सोशियोलॉजी करने की स्थिति में नहीं होगा। सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस के समकक्ष साइंस बनाना है तो सोशियोलॉजी को मनोविज्ञान से अपने को अलग करना होगा, सोशियोलॉजी को मनोविज्ञान से दूर करना होगा। आपके अंदर भक्ति का भाव है कि नहीं है, हम ये मनोविज्ञान में सोशियोलॉजी नहीं ढूंढेगा। सोशियोलॉजी तो बस देखेगा
कि आप जय हनुमान कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप हनुमान जी के सामने जय हनुमान कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी कहेगा कि नहीं भाई, आप हनुमान भक्त हैं। हो सकता है आप कुतुबुद्दीन ऐबक हो, आप भगवा पहन करके हनुमान जी के मंदिर में घुसे हो कुछ चुराने के लिए, या हो सकता है आप हिंदू हो लेकिन आप वहां पर हनुमान जी का मुकुट चुराने गए हो, आपके अंदर कोई भक्ति का भाव नहीं है, लेकिन जय हनुमान ये आपके मनोविज्ञान का पहलू है। सोशियोलॉजी आपके मनोविज्ञान में नहीं झांकेगा। सोशियोलॉजी तो बस केवल आपका बाह्य क्रियाकलापों का निरीक्षण परीक्षण करेगा और उसी के आधार पर निष्कर्ष देगा। और सोशियोलॉजिस्ट ने देखा कि आप हनुमान के मंदिर में डेली जाते हैं, जय हनुमान करते हैं। सोशियोलॉजी ने कंक्लूड किया कि आप हनुमान भक्त हैं, आप हनुमान भक्त हैं। तो आपके मनोविज्ञान, आपका इमोशन, आपका तर्क वितर्क, सबको प्रत्यक्ष निरीक्षण परीक्षण के आधार पर ही कंक्लूड किया जाएगा। तभी सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस के समकक्ष साइंस बनाया जा सकता है। तो दुर्खिम का ये अप्रोच था, इसलिए दुर्खिम ने इस तरह से आत्महत्या की घटना का विश्लेषण किया। इसलिए ठीक है, कमियां है, बट हम निष्कर्ष के रूप में यही कहेंगे कि आत्महत्या जैसी घटना के समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करने में, सामाजिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करने में, आत्महत्या की घटना में समाज की क्या भूमिका होती है, वो समाज की कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को सुसाइड के लिए फोर्स करती है, इसका गहन सूक्ष्म विश्लेषण करने में, और आत्महत्या जैसी घटना का प्रत्यक्षवादी पद्धति से निरीक्षण करके सोशियोलॉजी को एक नेचुरल साइंस के रूप में स्थापित करने में, और आत्महत्या जैसी घटना के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने में दुर्खिम का आत्महत्या संबंधी विचार आज भी सोशियोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसकी अगर कमियों को दूर कर दिया जाए तो ये आत्महत्या जैसी घटना को समग्रता में समझने में सहायक हो सकता है। आज समग्रता में समझने में सहायक भले न हो, लेकिन आत्महत्या के बहुत सारे पक्षों को इसके माध्यम से समझा जा सकता है। यही है बच्चा दुर्खिम के आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचना, दुर्खिम का विचार, आलोचकों का विचार, और हम लोगों ने जो उसके कमियों को स्वीकार करते हुए जो महत्व, जो इंपॉर्टेंस कंक्लूड किया वो। ठीक है, एक नजर हम लोग इसको स्क्रीन पर देख लेते हैं तेजी से, इसके बाद फिर आपके सामने स्क्रीन पर है आलोचना। पहली आलोचना आप ध्यान से देखते जाइए। दुर्खिम ने आत्महत्या की परिभाषा व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत की है, जिसमें उसने शहीद होना, सती होना आदि सभी को आत्महत्या माना है, जो तर्कसंगत नहीं है। क्लियर? पहली आलोचना। दूसरी आलोचना, दुर्खिम ने आत्महत्या के कारण के रूप में समाज को उत्तरदायी ठहराया है और इसके सहायक कारक के रूप में मनोवैज्ञानिक कारक, जैविकीय कारक, भौगोलिक कारक आदि की उपेक्षा की। ये भूगोलवेत्ताओं का, मनोवैज्ञानिकों का या जीव वैज्ञानिकों की आलोचना है। तीसरी आलोचना देख लीजिए। हर आलोचना को मैंने समझा दिया है आपको। आलोचक कहते हैं, चूंकि आत्महत्या एक वैयक्तिक घटना है और स्वैच्छिक क्रिया का परिणाम होता है, आलोचकों का कहना है, और दुर्खिम ने अपने विश्लेषण में समाज पर बल देकर आत्महत्या के इस वैयक्तिक पक्ष की उपेक्षा की है। क्लियर है? चौथी आलोचना, दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत आत्महत्या के 4 प्रकार का वर्गीकरण भी सही नहीं है। दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत आत्महत्या के 4 प्रकार का वर्गीकरण भी सही नहीं है, क्योंकि ये चारों प्रकार समाज के 4 प्रकार की प्रकृति पर आधारित है। ये चारों प्रकार समाज के 4 प्रकार की प्रकृति पर आधारित है।
जबकि आत्महत्या का वर्गीकरण समाज की प्रकृति के साथ साथ व्यक्ति, उसका मनोविज्ञान पक्ष, भौगोलिक पर्यावरण आदि सभी के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ये चौथी आलोचना है। पांचवी आलोचना, दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यदि युद्ध में शहीद होना जैसी घटनाओं को आत्महत्या की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए तो सभी प्रकार की आत्महत्या समाज के लिए हानिकारक ही होती है। और दुर्खिम के विश्लेषण में आत्महत्या के इन हानिकारक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। ठीक है भैया, पॉजिटिव चीजें बता दिए आप, हानिकारक होती है तो उसको तो बताओ। हानिकारक पहलुओं की उपेक्षा की गई है। 5 आलोचना आपके सामने है बच्चा। 6वीं आलोचना, मेथड, अध्ययन पद्धति, मेथड। दुर्खिम की अध्ययन पद्धति, दुर्खिम की अध्ययन पद्धति के आलोचकों का कहना है कि दुर्खिम ने आत्महत्या जैसी वैयक्तिक घटना का विश्लेषण प्रत्यक्षवादी पद्धति से करके आत्महत्या की घटना के विश्लेषण में कर्ता के दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक पक्षों की उपेक्षा की है। दुर्खिम की अध्ययन पद्धति के आलोचकों का कहना है कि दुर्खिम ने आत्महत्या जैसी वैयक्तिक घटना का विश्लेषण प्रत्यक्षवादी पद्धति से करके आत्महत्या की घटना के विश्लेषण में कर्ता के दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक पक्षों की उपेक्षा की है। आत्महत्या करने वाला क्या सोच के सुसाइड किया, इसका विश्लेषण किया ही नहीं गया है। एक 7वीं आलोचना है। ये आलोचना हमने चर्चा नहीं की थी, ध्यान से सुन लो। आलोचकों ने दुर्खिम की इस मान्यता को अस्वीकार किया है कि आदिम समाजों में आत्महत्या की दर आधुनिक समाजों की अपेक्षा कम थी। जब दुर्खिम ने 26,000 आत्महत्याओं का अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर कहा कि ग्रामीण समाजों में आत्महत्या की दर नगरीय समाजों की तुलना में कम है, और इसी संदर्भ में दुर्खिम कहते हैं कि आदिम समाजों में आत्महत्या की दर आधुनिक औद्योगिक समाजों की तुलना में कम है। आलोचकों ने कुछ जनजातीय समाजों में जाकर के अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पाया कि जनजातीय समाजों में तो आत्महत्या आधुनिक समाजों से भी कहीं ज्यादा है। ध्यान देना, सारे जनजातीय समाजों में नहीं, कुछ जनजातीय समाजों में ऐसा पाया गया। अब उसी के आधार पर दुर्खिम के सिद्धांत को आलोचकों ने खारिज किया और आलोचकों ने कहा कि दुर्खिम की यह मान्यता कि आदिम समाजों में आत्महत्या की दर आधुनिक समाजों की अपेक्षा कम थी, यह सही नहीं है। आलोचकों ने कई जनजातीय समुदायों के अनुभविक अध्ययन व आंकड़ों के आधार पर यह स्थापित किया कि आदिम समाजों में आत्महत्या की दर आधुनिक समाजों से कम नहीं थी। ठीक है। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं दुर्खिम के आत्महत्या संबंधी विचारों में निहित कमियों को उजागर करती है, स्वीकार किया हमने। बावजूद इसके यह सिद्धांत कई रूपों में महत्वपूर्ण है। अब महत्व देख लेते हैं। जैसे पहला महत्व, आत्महत्या जैसी घटना के सामाजिक आयामों को समझने में
यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण। दूसरा, आप व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों की प्रकृति के सूक्ष्म विश्लेषण में यह सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, समाज शास्त्र को मनोविज्ञान से पृथक करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण रहा है। इस तरह निष्कर्ष है कि कुछ एक कमियों के बावजूद दुर्खिम का यह सिद्धांत आत्महत्या के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में समाजशास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने बाद के विचारकों को सामाजिक मनोविज्ञान की शाखा को विकसित करने में अभिप्रेरक का कार्य किया है। जिसने बाद के विचारकों को सामाजिक मनोविज्ञान की शाखा को विकसित करने में अभिप्रेरक का कार्य किया है। यह है बच्चा दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत। कंप्लीट हुआ। यहां पर एक और आलोचना है, वो आलोचना हम आलोचना में नहीं दिए हैं, आप कर सकते हो, उसको अलग से मैंने एक टॉपिक बना दिया। आलोचना को मैंने वहां से हटा दिया। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या का निर्धारक समाज होता है। सबसे पहले तो व्यक्ति और समाज के संदर्भ में दुर्खिम समाज पर बल दिए हैं। दुर्खिम ने कहा है कि व्यक्ति वही करता है जो समाज चाहता है, व्यक्ति वही बनता है जो समाज बनवाता है, व्यक्ति वही पसंद करता है जो समाज पसंद करवाता है, व्यक्ति वही सोचता है जो समाज सोचवाता है, व्यक्ति नथिंग, समाज प्रमुख, बॉस। व्यक्ति जब पैदा लेता है तो शून्य होता है, लेकिन जिस तरह के सामाजिक वातावरण में उसका पालन पोषण होता है वैसा ही बन जाता है। यानी एक ऑर्गेनिक या कहिए तो एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से सोशल ऑर्गेनिज्म के रूप में, सोशल ह्यूमन बीइंग के रूप में विकसित करने में समाज ही केंद्रीय है। और इस सोशल को ही हम व्यक्ति कहते हैं। जैविकीय प्राणी को, जानवर को व्यक्ति थोड़ी कहते हैं। समाज प्रमुख है। समाज समाज समाज। और समाज की भिन्न भिन्न दशाएं ही व्यक्ति को फोर्स करती है और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। ठीक है। आलोचकों का कहना है कि दुर्खिम भाई साहब, यदि व्यक्ति वही सोचता है जो समाज सोचवाता है, व्यक्ति की विशेष प्रकार की मनोवैज्ञानिक दशा का कारण भी समाज है। उस समाज का पर्यावरण, समाज का वातावरण जो व्यक्ति को विशेष प्रकार से दबाव बनाता है, व्यक्ति की सोच को, उद्वेग को विशेष प्रकार से उत्पन्न कर देता है और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। एग्री। बट यदि ऐसा है तो एक ही तरह के समाज में रहने वाले लोग, एक ही तरह के समाज में, विसंगतिपूर्ण समाज में रहने वाले यदि लोग हैं, तो इस सामाजिक वातावरण का दबाव 2-4-5 लोगों पर होता है और वो सुसाइड कर लेते हैं, बाकी लोगों पर क्यों नहीं होता है? आलोचकों का कहना है कि अगर समाज की विशेष परिस्थितियां व्यक्ति को फोर्स करती है और व्यक्ति सुसाइड करता है, तो उस विशेष परिस्थितियों वाले समाज में 100 लोग रहते हैं, 10 लोग सुसाइड कर लेते हैं, 90 लोग क्यों नहीं करते? यानी समाज की वो विशेष दशाएं उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से क्यों नहीं प्रभावित करती है? अगर समाज की दशाएं ही केंद्रीय है आत्महत्या जैसी घटना के लिए, समाज की वो विशेष दशाएं समाज में रहने वाले सभी लोगों को क्यों नहीं सुसाइड के लिए फोर्स करती है? सपोज महाराष्ट्र के एक इलाके में एक विशेष प्रकार की खेती, महंगी खेती, आधुनिक खेती 1000 किसानों ने किया।
10,000 किसानों ने किया, अगल बगल के 20 गांव के किसानों ने किया। अचानक टिड्डियों का आक्रमण होता है और 20 गांव की फसल मारी जाती है। और वहां 100 किसान सुसाइड कर लेते हैं। अब दुर्खिमियन अप्रोच कहता है कि किसान ने आत्महत्या किया उस परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप। किसान का अपना कुछ नहीं है। किसान के व्यक्तिगत पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, आवेगात्मक पक्ष को दुर्खिम अपने विश्लेषण में स्थान नहीं देता है। वो कहता है कि आत्महत्या का कारण समाज है, समाज की परिस्थितियां हैं। समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई और वहां किसानों ने सुसाइड किया। उसकी आत्महत्या का कारण वो समाज की दशाएं हैं, टिड्डियों का आक्रमण, कर्ज में डूबा होना। आलोचक कहते हैं कि यदि वही कारण है तो 10,000 किसान को सुसाइड करना चाहिए। अब आप कहोगे कि 10,000 किसान में से जो कर्ज में डूबे थे वो जो 100 सुसाइड किए, तो आलोचक कहते थे कि नहीं, 10,000 किसानों में से 5,000 कर्ज में डूबे थे, लेकिन सुसाइड केवल 100 किए। सारे क्यों नहीं कर लिए? सारे विवाहित क्यों नहीं सुसाइड कर लिए? अविवाहित। अगर विशेष प्रकार की परिस्थितियां ही सुसाइड करवाती है तो उस विशेष प्रकार की परिस्थितियों में रहने वाले सारे लोगों पर उसका असर बराबर रूप से क्यों नहीं पड़ता है? दुर्खिम इस बात का विश्लेषण अपने सिद्धांत में नहीं देते। यह आलोचना है कि दुर्खिम का यह सिद्धांत सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। तो एक प्रश्न है, यूपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को, तो उसी प्रश्न के फ्रेम में मैंने इसका एक आंसर का फ्रेम तैयार कर दिया। इस आलोचना भी है और आलोचना के आधार पर हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। तो ये ध्यान रहे, एक आलोचना। दुर्खिम के फ्रेम में अगर हम जाते हैं, हमेशा याद रखो, कार्ल मार्क्स को हम पढ़ रहे हो, दुर्खिम को आप पढ़ रहे हो, तो कार्ल मार्क्स या दुर्खिम को यह पता नहीं था कि हम जो किताब लिखने जा रहे हैं आज के 150-200 साल पहले, उस किताब पर यूपीएससी एग्जाम लेगी। उस किताब पर पीटी पूछा जाएगा, यूजीसी होगा, प्रीलिम्स के सवाल होंगे छोटे छोटे, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके उसकी एकदम एनालिसिस किया जाएगा। ये नहीं पता था। इसलिए चाहे दुर्खिम हो चाहे मार्क्स हो, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में सोच उसकी जो थी, उसका थॉट प्रोसेस जो था, वो बुढ़ापे में आकर के काफी बदला है। एक किताब जो पहले लिखी गई, बाद की किताबों में उसके बहुत सारे विचार बदल दिए गए हैं, खुद उन्होंने बदल दिया। उनको थोड़ी पता था कि हमारी किताबों को पकड़ करके, हमारे लाइन को पकड़ करके लोग रिसर्च करेंगे। इसलिए दुर्खिम के अगर हम थॉट प्रोसेस को देखें तो इस आलोचना का डिफेंड किया जाता है। और आलोचना का डिफेंड यही किया जाता है बच्चा, कि दुर्खिम कहते हैं कि समाज की शक्तियां व्यक्ति को फोर्स करती है और व्यक्ति सुसाइड करता है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन समाज में शक्तियां विद्यमान होती है जो व्यक्ति को फोर्स करती है, लेकिन समाज में रहने वाले व्यक्ति पर उन शक्तियों का बराबर प्रभाव नहीं पड़ता। सोशल फोर्सेस का उस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों पर बराबर प्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि समाज के सभी लोगों को वो सोशल फोर्सेस बराबर रूप से प्रभावित नहीं करती। एक ही समाज में एक गरीब गरीबी से तंग आके सुसाइड कर लेता है और दूसरा गरीब गरीबी से लड़ता है। दुर्खिम कहते हैं कि अगर कोई प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी है और कोई कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट में आत्महत्या की दर ज्यादा है, कैथोलिक में कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोटेस्टेंट सुसाइड कर लेंगे। प्रोटेस्टेंट कंपटीशन को बढ़ाता है, सफल होने के लिए व्यक्ति को दबाव बनाता है, व्यक्ति में अहमवादिता की भावना को बढ़ा देता है, व्यक्तिवादिता की भावना को बढ़ा देता है। कैथोलिक में सामूहिकता का भाव प्रबल होता है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो।
दुर्खिम कहते हैं कि यदि एक समाज में 100 प्रोटेस्टेंट है और 100 कैथोलिक है, सौ प्रोटेस्टेंट में से 5 प्रोटेस्टेंट ने आत्महत्या किया, लेकिन कैथोलिक भी कर लिया आत्महत्या। 2 कैथोलिक भी कर लिया। कैथोलिक को तो नहीं करना चाहिए था अहमवादी आत्महत्या, तो कैथोलिक क्यों कर लिया? अहमवादी आत्महत्या, बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता के परिणाम स्वरूप होने वाली आत्महत्या तो केवल प्रोटेस्टेंट को करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवादिता की भावना वही धर्म बढ़ाता है। कैथोलिक धर्म तो सामूहिकता के भाव को प्रबल करता है, लोगों को जोड़ता है। वहां पर अहमवादी आत्महत्या क्यों दिखाई दी? दुर्खिम कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी 100 है, लेकिन 100 पर प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं का बराबर प्रभाव नहीं है। 100 में से 5 कट्टर प्रोटेस्टेंट है या 10 कट्टर प्रोटेस्टेंट है, 15 कट्टर प्रोटेस्टेंट है, बाकी उससे कम है, बाकी उससे कम है। और 10-20 पर तो एकदम प्रभाव नहीं है, खाली वो जन्म से प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी है। अब प्रोटेस्टेंट धर्म की मान्यताओं का, जो कहती है कि जीवन में सफल हो तभी स्वर्ग जाओगे, व्यक्तिवादिता को बढ़ाती है। प्रोटेस्टेंट धर्म की इन मान्यताओं का सारे प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ेगा। जो कट्टर हैं उन पर प्रभाव ज्यादा होगा, जो कट्टर नहीं उन पर प्रभाव कम होगा। तो निश्चित रूप से जो कट्टर है वहां इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो अहमवादी आत्महत्याएं होती है, वहां आत्महत्याएं ज्यादा होगी। जो कट्टर नहीं है वहां पर आत्महत्याएं नहीं होगी, कम होगी। या दूसरी तरफ कैथोलिक में सामूहिकता का भाव प्रबल करने वाली मान्यताएं, 100 लोग कैथोलिक धर्म के मानने वाले, लेकिन कुछ लोग कट्टर कैथोलिक है, वो सामूहिकता के भाव से उत्प्रोत है, वहां पर अर्थवादी आत्महत्या दिखाई देगी। लेकिन बाकी कुछ कैथोलिक हैं जिनका धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा कट्टर वो नहीं है, और कुछ तो बस खाली नाम के कैथोलिक हैं, कैथोलिक नाम के, तो उनके ऊपर तो सामूहिकता वाली प्रवृत्ति बहुत प्रबल नहीं होगी, वहां पर अर्थवादी आत्महत्याएं नहीं दिखाई देगी, वहां अहमवादी आत्महत्याएं दिख सकती। अब आप आश्चर्य करोगे कि भाई कैथोलिक में अहमवादी आत्महत्या क्यों? ये तो प्रोटेस्टेंट धर्म में दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिवादिता को ही बढ़ाता है। तो दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक शक्तियां समाज में विद्यमान होती है, लेकिन समाज में रहने वाले सभी लोगों को बराबर रूप से प्रभावित नहीं करती है। सामाजिक शक्तियों का समाजीकरण के माध्यम से आंतरीकरण सभी लोगों पर समान मात्रा में नहीं होता है। दुर्खिम कहते हैं कि अविवाहित में आत्महत्या की दर इसलिए होती है क्योंकि उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ ऐसी जोड़ नहीं होती है जिससे कि वो अपने को न मारे। विवाहित शादी करके बाल बच्चे पैदा कर देता है, अपनी पत्नी से अपने बच्चों से जो जुड़ाव है, जब वो आत्महत्या का निर्णय लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव कि मेरे बाद राम प्यारी का क्या होगा, चिंटू पिंटू का क्या होगा, उसे फोर्स करता है, उसको आत्महत्या करने नहीं देता। जबकि दूसरा बिल्कुल अविवाहित है, ना आगे है ना कोई पीछे है, ना बाएं दाएं, अकेला है, और वहां जब बेरोजगारी का दौर या कोई भी सामाजिक परिस्थितियां उस पर दबाव बनाती है और जब वो आत्महत्या का निर्णय लेता है, तो समाज के साथ कोई भी अटैचमेंट, कोई भी जुड़ाव उसको नहीं रोकता है, वो आत्महत्या कर लेता है। गांव में रहने वाले लोगों में रघु चाचा, मोहन चाचा, सोहन चाचा, गणेश चाचा, दिनेश भैया, वो रोकते हैं, वो सोचता है कि भाई ये है ना, अभी देखते हैं, शेयर करेंगे। शहर में तो बिल्कुल अकेला थकेला पड़ जाता है, तो गांव में सुसाइड करने दर कम होती है, शहरों में ज्यादा होती है। बट दुर्खिम का कहना है कि जो अविवाहित है, मान लो कि 100 अविवाहित है, लेकिन 100 अविवाहित में 5, 10, 15, 20 अविवाहित हैं, लेकिन कुछ अविवाहित ऐसे भी हैं जो किसी न किसी रूप में अन्य लोगों से जुड़े हैं, वो जुड़ाव उनमें आत्महत्या करने नहीं देगी। तो अविवाहितों पर समान प्रभाव अविवाहित होने का बराबर नहीं पड़ेगा। मान लो राम प्यारी या चिंटू पिंटू, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हमें आत्महत्या करने के इच्छाओं को रोक देते जुड़ाव के कारण, लेकिन हमारी ही तरह कोई अन्य अगर है और उनकी भी पत्नी और बच्चे हैं, वो आत्महत्या नहीं करता है, तो आप कहोगे वो क्यों नहीं किया? अगर ये जुड़ाव ही रोकता तो उसको भी रोकना चाहिए। बट इसका एक दूसरा पहलू भी है।
मैं पत्नी बच्चा होते हुए पत्नी बच्चा के साथ जुड़ा हुआ, अटैच्ड हूं, तो मैं आत्महत्या का निर्णय लूंगा तो अटैचमेंट हमें रोकेगा। लेकिन एक दूसरा जो है, उसके पास पत्नी और बच्चा तो है, लेकिन उसको याद भी नहीं है कि उसको कितने बच्चे हैं, आवारा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके पत्नी बच्चे होते हैं, लेकिन वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। पत्नी के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होता है, बच्चों के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होता है। बच्चों को क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, पैदा ले लिए हैं, पलेंगे बढ़ेंगे, अपने भाग्य से होंगे, वो अपनी ही जिंदगी मस्तानी से जीता है। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं जो विवाहित होते हुए भी मनोवैज्ञानिक रूप से अविवाहित की तरह होते हैं। अब बताओ कि वो पत्नी और बच्चे का जो अटैचमेंट है, अगर वो व्यक्ति सुसाइड का निर्णय लेता है परिस्थितियों से तंग आकर, तो क्या वो अटैचमेंट रुकेगा? नहीं रुकेगा। दुर्खिम का कहना यही है, इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सामाजिक शक्तियां ही व्यक्ति को सुसाइड करवाती है। एक ही तरह की सामाजिक परिस्थिति में रहने वाले लोगों पर सामाजिक शक्तियों का बराबर प्रभाव इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक ही तरह समाज में 100 लोग 200 लोग रहते हैं, तो समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सबके ऊपर समाज की वो चीजें बराबर रूप से इंजेक्टेड नहीं होती है। इसलिए एक ही समाज में रहने वाले लोग समाज की परिस्थितियों से तंग आकर कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो कुछ लोग नहीं करते हैं, लड़ते हैं। गरीबी से तंग आकर कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन उसी गरीबी की परिस्थितियों में रहने वाले कुछ लोग हैं जो गरीबी से लड़ते हैं। यही कारण है। समझ में आ गया? और एक दूसरा कारण भी है, ओवरलैप। मान लीजिए हम प्रोटेस्टेंट हैं और प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्तिवादिता और अहमवादिता, आत्महत्या, लेकिन विवाहित है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रोटेस्टेंट भी हो, अविवाहित भी हो, शहर के रहने वाले, सारी चीजें हो, तब तो कहीं ना कहीं ओवरलैप भी हमें आत्महत्या करने की प्रवृत्ति को रोकेगी। अगर मान लो गरीबी से तंग आकर एक व्यक्ति सुसाइड करता है और दूसरा नहीं करता है, इसका एक कारण हो सकता है कि गरीबी से तंग आकर सुसाइड करने वाले ने जो सुसाइड किया उसका अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत अटैचमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे ने जो सुसाइड करने चला गरीबी से तंग आकर, तो सोचने लगा कि उसके बाद उसकी पत्नी का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, अटैच्ड है, सुसाइड का निर्णय बदल देता है। एक गरीब सुसाइड किया गरीबी से तंग आकर, उसमें व्यक्तिवादिता प्रबल थी, इसने सुसाइड कर लिया। लेकिन दूसरा गरीबी से तंग आकर सुसाइड करने चला, लेकिन किसी न किसी रूप में उसमें सामूहिकता का भाव प्रबल था। अन्यों के लिए उसने जीवन में कुछ किया था, इसलिए उनमें कहीं थी कि भाई अन्य भी हमारी मदद करेंगे, और यही सोच उसको सुसाइड करने नहीं देती है। समझ में आ रहा मेरी बात? यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में रहने वाले लोगों पर उन परिस्थितियों का बराबर प्रभाव सबके ऊपर नहीं पड़ता है और वो सभी सुसाइड नहीं करते। तो एक प्रश्न था जो कि पूछा भी गया है और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दिया, आप एक नजर देख लो इस पर। सबसे पहले तो हम लोग इस प्रश्न पे ही, लास्ट वाले प्रश्न पे चर्चा कर लें। ये सवाल है 6 नंबर सवाल, बच्चा देख लो पहले, फिर हम लोग 1 नंबर सवाल से करेंगे। दुर्खिम के आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दुर्खिम के आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यहां दुर्खिम ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है? यहां दुर्खिम ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है कि एक जैसी सामाजिक संरचना समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्यों नहीं प्रभावित करती? दुर्खिम की आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो ए मॉडल का सवाल यहां पर आ जाता है। एक सवाल है ये, ध्यान दो, व्याख्या कर देंगे। अब फिर पैरा चेंज करके हम ये वाला पक्ष लिखेंगे कि यहां दुर्खिम ने इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है कि एक जैसी सामाजिक संरचना समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से क्यों नहीं प्रभावित करती।
तो सबसे पहले तो हम इस प्रश्न का ऊपर में समाज आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का विचार समझा देंगे पूरा, ठीक है। फिर पैरा चेंज करेंगे। अब चूंकि सारी आलोचना हमें नहीं लिखनी है, आलोचना व्याख्या नहीं पूछा गया है, बी मॉडल में सवाल नहीं पूछा गया है, बट एक आलोचना पर एक टिल लगा दिया गया है सवाल में। एक टिल होता है क्वेश्चन का। दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि समाज की किसी विशिष्ट दशा में सभी व्यक्ति आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, अर्थात समाज की कोई विशिष्ट दशा सबको समान रूप से क्यों नहीं प्रभावित करती है। उपरोक्त संदर्भ में दुर्खिम का उत्तर है कि यद्यपि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले या रोकने वाली शक्तियां समाज में समान रूप से क्रियाशील रहती है, परंतु समाज के अलग अलग व्यक्तियों में इन शक्तियों की अलग अलग मात्रा उनके व्यक्तित्व के भाग के रूप में पाई जाती है। उपरोक्त संदर्भ में दुर्खिम का उत्तर है कि यद्यपि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली या रोकने वाली शक्तियां समाज में समान रूप से क्रियाशील रहती है, परंतु समाज के अलग अलग व्यक्तियों में इन शक्तियों की अलग अलग मात्रा उनके व्यक्तित्व के भाग के रूप में पाई जाती है, व्यक्तित्व के भाग के रूप में पाई जाती है। यही कारण है कि एक जैसी सामाजिक दशाओं में का प्रभाव समाज के अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ता है। इसीलिए गरीबी या भूखमरी से तंग आकर एक ही समाज में कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो कोई दूसरा इन कठिनाइयों का सामना कर लेता है। ये है बच्चा एक पक्ष। अब हम लोग कुछ और जो संभावित प्रश्न है उसको कर लेते हैं। ए मॉडल, बी मॉडल, सी मॉडल, पता ही है कि उसी मॉडल पे कुछ सवाल हम करेंगे। एक सवाल पूछा जाता है कि दुर्खिम ने क्या कहा आत्महत्या के बारे में। दूसरा सवाल बनता है कि दुर्खिम ने क्या कहा, आलोचकों ने क्या कहा। तीसरा सवाल बनता है कि दुर्खिम के सिद्धांत की कमियां और क्या उसका महत्व है वो बताइए, समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विवेचन कीजिए। ये जो शब्दावलियां होती है इसका आशय यही होता है। तो ये सी मॉडल का सवाल हम करेंगे। फिर कभी कभी कुछ सवाल इसी को घुमा करके स्टेटमेंट के फ्रेम में पूछ दिए जाते हैं। फिर कभी कभी कुछ सवाल पृष्ठभूमि से जोड़ करके पूछ दिए जाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ सवाल बाद के दुर्खिम से, आज के संदर्भ में दुर्खिम से पूछे जाते हैं। यूपीएससी इंडियन कंटेस्ट में भी थिंकर से पेपर 1 में सवाल पूछ रहा है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। तो पढ़ते समय आपको अलर्ट रहना है कि इंडियन कंटेस्ट में भी अगर आए तो हम दिमाग चला सके, लिख सके। और आप तभी लिख पाओगे जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो एक नजर आप संभावित सवालों पे डालो। आपके सामने है संभावित प्रश्न, ध्यान से देखिए। पहला सवाल है आपका, दुर्खिम के आत्महत्या के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। थ्योरी ऑफ सुसाइड को एक्सप्लेन करना है, ये मॉडल का सवाल है। आत्महत्या के बारे में दुर्खिम ने क्या कहा है उसको समझा देना है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत को समझा देना है। ध्यान देना, इसमें समाधान हम नहीं लिखेंगे, हमने पूरा दे दिया है, बट जो मेन थ्योरी है सोशियोलॉजिकल, उसमें कारण क्या है और प्रभाव क्या है। तो प्रकारे थोड़ा सा लिखेंगे और कारण लिखेंगे, यही दो चीजें दिखानी है। टाइप लिखेंगे कारण के संदर्भ में, इसलिए टाइप पर ज्यादा शब्द ना देते हुए कारण को जब हम दिखाएंगे तो उसी में टाइप की चर्चा करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अगर कभी केवल टाइप पूछे तो टाइप में हमने जितना लिखा है वो सब दिखाएंगे। अगर समाधान पूछते तो हम समाधान दिखाएंगे। तो हमने जो लिखवाया है वो इसलिए लिखवाया है कि ताकि किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास सब डायमेंशन हो और आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सको।
ठीक है, लेकिन प्रश्न को हमेशा ध्यान में रखना है। तो दुर्खिम के आत्महत्या के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है, तो इसमें कारण और प्रकार्य दोनों की चर्चा करते हुए दिखा देना है। दूसरा सवाल है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के विचारों को स्पष्ट कीजिए। विचारों को दिखाना है, स्पष्ट कीजिए। तो ए मॉडल का सवाल है, यहां पर स्पष्ट कीजिए। लेकिन फिर नीचे है आलोचकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो ये सवाल आपका बी मॉडल का बन गया, ठीक है। इसमें दुर्खिम के विचार देना है, और विचार में मेनली कारणात्मक और प्रकार, टाइप की चर्चा कारण के संदर्भ में करनी है। समाधान वगैरह की अभी लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है, हल्की एक लाइन में आप चाहो तो समेट सकते हो। तीसरा, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण सी मॉडल का सवाल है। दुर्खिम के विचारों का क्या कमी है, आलोचना, और उसका क्या महत्व है, दोनों के साथ हम दुर्खिम के विचारों को स्पष्ट करेंगे। संक्षेप में यहां दुर्खिम का विचार होगा, फ्रेमिंग मैं करा चुका हूं, उसी फ्रेम पे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे नए ज्वाइन किए हैं उनकी फ्रेमिंग में एक बार बीच में और फिर से करा दूंगा। ए मॉडल क्या है, बी मॉडल क्या है, सी मॉडल क्या है। तो संक्षिप्त में आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का विचार, विस्तृत में आत्महत्या के बारे में दुर्खिम की आलोचना या कमियां, और फिर विस्तृत में आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के विचारों का क्या महत्व है के साथ कंक्लूड कर देंगे। आपका चौथा सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखो। आत्महत्या जो बाहरी तौर पर एक व्यक्तिगत घटना या मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है। आत्महत्या जो बाहरी तौर पर एक व्यक्तिगत घटना या मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। इस कथन के प्रकाश में दुर्खिम के सवाल यहां से शुरू हो रहा बच्चा, आत्महत्या के बारे में विचारों का परीक्षण कीजिए। ये सवाल है आपका, सवाल ये है, और ये सवाल सी मॉडल में है। दुर्खिम के आत्महत्या के बारे में विचारों का परीक्षण कीजिए। दुर्खिम के विचारों का परीक्षण करना है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का विचार, कमियां, महत्व, यही आपका क्वेश्चन है। लेकिन एक ऊपर में लाइन दे दिया है, कह रहा है कि इस कथन के प्रकाश में दुर्खिम की आत्महत्या के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो जिस कलर का लाइन होगा आपका आंसर उसी कलर का होना चाहिए। अगर जो लाइन ब्लू कलर का होगा तो आंसर ब्लू कलर में होना चाहिए, लाइन रेड कलर का होगा तो आंसर रेड कलर में होना चाहिए। क्या लाइन है भाई, लाइन का कलर देखिए। तो लाइन का कलर है कि आत्महत्या जो बाहरी तौर पर एक व्यक्तिगत घटना का मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। ये लाइन दुर्खिम के आत्महत्या के कारणात्मक व्याख्या से जुड़ा हुआ है या प्रकार्यात्मक व्याख्या से जुड़ा हुआ है। उत्तर है कारणात्मक व्याख्या से जुड़ा हुआ है। तो आंसर लिखते समय कारणात्मक व्याख्या पर फोकस करके लिखोगे या प्रकार्यात्मक पर, तो उत्तर है कारणात्मक पर। तो हमें दुर्खिम के विचारों का, तो विचारों में कौन वाला विचार बच्चा, कारणात्मक व्याख्या का जो विचार है, इसके विचारों को फोकस कर देना है, इसकी आलोचना को फोकस कर देना है, इसके महत्व को फोकस कर देना। ठीक है, इसका आंसर पार्ट वन में दुर्खिम पूर्व आत्महत्या के बारे में प्रचलित मनोवैज्ञानिक व्याख्या, सारा व्याख्या नहीं बच्चा, भौगोलिक नहीं, जैविकीय नहीं, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक का ही एक खंडन है। पहला जो लाइन है, आत्महत्या जो बाहरी तौर पर एक व्यक्तिगत घटना या मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है, ये मनोवैज्ञानिक का खंडन है। तो दुर्खिम के पूर्व आत्महत्या के बारे में प्रचलित व्याख्या, मनोवैज्ञानिक व्याख्या, जो मानसिक कारणों का परिणाम बता रहे थे, जो इसको एक व्यक्तिगत घटना के रूप में देख रहे थे, वो संक्षेप में ध्यान देना, ये पार्ट वन है, एकदम संक्षेप में। मेन सवाल यहां से पार्ट टू, दुर्खिम द्वारा उपरोक्त विचारों का खंडन और आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का, यहां पर सामाजिक सिद्धांत फोकस्ड है, मतलब कारण समाज में है का प्रस्तुतिकरण, और यहीं पर प्रश्न के स्टेटमेंट को जोड़ देना है। दुर्खिम द्वारा उपरोक्त विचारों का खंडन और आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांतों का, दुर्खिम ने आत्महत्या के बारे में प्रचलित मनोवैज्ञानिक घटना व्याख्या का खंडन करते हुए स्थापित किया कि आत्महत्या जो बाहरी तौर पर एक व्यक्तिगत घटना या मानसिक कारणों का परिणाम नजर आता है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। यह स्टेटमेंट यहीं पर आप जोड़ दोगे।
और फिर दुर्खिम ने तर्क द्वारा पुष्टि की। तो दुर्खिम का जो तर्क है, समाज की परिस्थितियां टाइप के द्वारा, आंकड़ों द्वारा पुष्टि, ठीक है, तर्क द्वारा पुष्टि, आंकड़ों द्वारा 26,000 आत्महत्या, विवाहित अविवाहित को समेट दोगे, और फिर 4 प्रकारों के माध्यम से भी दुर्खिम ने यही कहा कि आत्महत्या का कारण समाज के भिन्न भिन्न स्वरूप है। 4 प्रकार के स्वरूप तो 4 प्रकार की आत्महत्या है, ठीक है। अब प्रश्न का मॉडल सी है बच्चा, याद रखना। तो ये बड़ा ही संक्षेप में आपको समेटना होगा, बहुत ही संक्षेप में समेटना होगा। अब मॉडल 3, तो कमियां या आलोचना प्लस महत्व प्लस निष्कर्ष, ये पार्ट 3 में आपको दे देना। डन। 5वां सवाल। अब देखिए, ये सवाल अलग टाइप का है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब 1 नंबर सवाल हो गया, 2 नंबर सवाल हो गया, 3 नंबर। 1 नंबर ए मॉडल का, 2 नंबर बी मॉडल का, 3 नंबर सी मॉडल का। 4 नंबर सवाल सी मॉडल का है, लेकिन केवल एक पार्ट पे, यानी अलग तरह का है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। 5वां एक अलग टाइप का सवाल मैं आपको दे दे रहा हूं, प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ। 5वां सवाल है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के क्या विचार रहे हैं। आप देखोगे तो मुख्य सवाल यही है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के क्या विचार रहे हैं, सवाल का पहला पार्ट है, ठीक है। धार्मिक रूढ़िवादियों द्वारा, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट द्वारा, मुख्यतः पश्चिम एशिया के देशों में धार्मिक आतंकवाद के रूप में स्वयं को समाप्त कर लेने की घटना की व्याख्या में यह सिद्धांत किस प्रकार प्रासंगिक है। धार्मिक रूढ़िवादियों द्वारा, मुख्यतः पश्चिम एशिया के देशों में धार्मिक आतंकवाद के रूप में स्वयं को समाप्त कर लेने की घटना की व्याख्या में यह सिद्धांत किस प्रकार प्रासंगिक है, समझाइए। अगर आप आत्महत्या के प्रकारों की चर्चा करते हो तो एक किसके उदाहरण में आएगा, जहां धर्म और धार्मिक मान्यताओं के लिए लोग अपने शरीर में बम बांध करके उड़ा दे रहे हैं, जिसको आज रिलीजियस टेररिज्म के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो लोग अपने शरीर में बम बांध करके उड़ा दे रहे हैं, उनके यह आत्महत्या की कैटेगरी अहमवादी में है, विसंगति मूलक में है, भाग्यवादी आत्महत्या है या परार्थवादी आत्महत्या है। तो बच्चा यहां उत्तर दोगे परार्थवादी आत्महत्या है। ये अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए सुसाइड नहीं कर रहे, इस समाज के, अपने धर्म के, धार्मिक मान्यताओं के रक्षा के लिए, अपने धार्मिक मूल्यों के लिए सुसाइड कर रहे। तो यहां आत्महत्या की जो क्रिया है उसके पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ इनका जुड़ाव है, और धार्मिक मान्यताओं के पीछे कौन है, समाज है, तो इनका समाज के साथ जुड़ाव है। ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है, ये परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। दुर्खिम कहते हैं इस तरह की आत्महत्याओं से समाज की एकता मजबूत होती है। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि दुर्खिम का यह सिद्धांत में इस्लामिक समाज में अगर कोई इस्लाम धर्म का मानने वाला धार्मिक मान्यताओं के लिए अपने शरीर में बंद बांध करके उड़ा देता है, या कोई हिंदू धर्म का मानने वाला उड़ा देता है, तो उस धर्म विशेष के अंदर आंतरिक एकता मजबूत होगी निश्चित रूप से। अगर कोई धार्मिक मान्यताओं के लिए जान देता है तो बाकी लोगों में भी धार्मिक मान्यताओं के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, धर्म के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, और उस धार्मिक समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ेगा, सामुदायिकता की भावना प्रबल होगी। लेकिन ओवरऑल समाज की अगर हम बात करें, बहुलक समाज की जहां हम बात करते हैं, जहां कई धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं, वहां ये जुड़ाव कम और संघर्ष को ज्यादा उत्पन्न करेगा। इस तरह की घटनाएं धर्म के नकारात्मक परिणामों के रूप में उभर कर सामने आएगी, धार्मिक संघर्ष को जन्म देगी, जो पश्चिम एशिया में शिया सुन्नी संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है, या यहीं पर भारत में सांप्रदायिकता के रूप में देखा जा रहा है। और ध्यान रहो, दुर्खिम की भी आलोचना की गई है कि दुर्खिम का यह सिद्धांत निरक्षर समाजों पर लागू होगा। जहां धर्म का सिद्धांत पढ़े है ना, निरक्षर समाजों में, छोटे समाजों में, जनजातीय समाजों में, जहां एक ही धर्म के लोग रहते हैं, वहां धर्म और धार्मिक मान्यताएं लोगों में एकत्व के भाव को बढ़ाती है। लेकिन जहां बहुलक समाज है, वहां धर्म और धार्मिक मान्यताएं केवल उस धर्म के मानने वाले लोगों में एकत्व की भावना को बढ़ाती है, लेकिन बाकी धर्म के साथ संघर्ष और तनाव को जन्म देती है, सांप्रदायिक तनाव को जन्म देती है, दंगा को जन्म देती है। वहां ये आलोचना हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं, दुर्खिम की आलोचना है ये प्रमुख। लेकिन दुर्खिम ने तो हर जगह के लिए दिखाया है, इसलिए उस धर्म के लोगों में
आंतरिक एकता को मजबूत करने में यहां सिद्धांत प्रासंगिक तो है, लेकिन बाकी के लिए नकारात्मक परिणामों का भी इसमें जिक्र होना चाहिए, वो वहां पर यह प्रासंगिक नहीं है। तो अगेन आई रिपीट 5 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के क्या विचार रहे हैं? धार्मिक रूढ़िवादियों द्वारा मुख्यतः पश्चिम एशिया के देशों में धार्मिक आतंकवाद के रूप में स्वयं को समाप्त कर लेने की घटना की व्याख्या में यह सिद्धांत किस प्रकार प्रासंगिक है? ठीक है, तो परार्थवादी आत्महत्या है, इस संदर्भ में प्रासंगिक है। ठीक है, कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों के लिए लोग जान दे रहे हैं, ये दुर्खिम भी कहता है। परार्थवादी आत्महत्या, इससे आत्म प्रकारों की चर्चा करते समय आंतरिक एकता मजबूत होती है, इसका कारण समाज है, उस धर्म के लोगों में एकता मजबूत हो रही है, ये सब प्रासंगिकता है। लेकिन इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, अन्य धर्म के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सिया सुन्नी में संघर्ष, इन पहलुओं की व्याख्या दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चलेगा बच्चा? और ये 6 नंबर क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। अब यहीं पर हम आ जाते हैं, आज समय है हमारे पास, तो विगत वर्षों में यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न एक नजर डाल लेते हैं बच्चा फटाफट। 2018 में आत्महत्या पर सवाल है। ध्यान रखना, आत्महत्या पर सवाल कम इसलिए है क्योंकि ये सिलेबस में नया जोड़ा गया है, 2008 में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 2017-18 में लगातार इससे सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है 2018 का, आपके सामने है, ध्यान से देखो, ये 2018 का सवाल है, 250 शब्दों का, 10 अंकों का। आत्महत्या पर दुर्खिम के आधारिक तर्कों की व्याख्या कीजिए। अब टेंशन मत लो कि दुर्खिम के आधारिक तर्क क्या लिखना है, दुर्खिम के विचारों की व्याख्या कीजिए। राइट, आत्महत्या पर दुर्खिम के विचारों की व्याख्या कीजिए, जो बेसिक विचार है। ठीक है, हमेशा ध्यान दो, आत्महत्या पर दुर्खिम ने किताब लिखी 1997 में, द सुसाइड। अब 700-800 पेज की किताबों को हम लोग इतने संक्षेप में थ्योरी में सारे पक्ष को नहीं पढ़ेंगे ना, हम आउटलाइन ही पढ़ते हैं, वो आधारिक तर्क ही पढ़ते हैं। तो दुर्खिम का जो विचार पढ़ के आए हैं वो आधारिक तर्क ही है। तो आत्महत्या पर दुर्खिम के आधारिक तर्कों की व्याख्या कीजिए। क्या आप समकालीन भारतीय समाज की, अब देखो पेपर 1 में 2018 में यूपीएससी आत्महत्या के विचार को इंडियन सोसाइटी से जोड़ करके प्रश्न बना रहा है। क्या आप समकालीन भारतीय समाज की उच्च आत्महत्या दरों का विश्लेषण दुर्खिम की थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं? दुर्खिम की थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं? देखिए आप, अब बताओ, ऐसे सवाल का जवाब जब तक आपकी समझ नहीं है बच्चा, तब तक नहीं दे सकते हो। हमारे प्यारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, मैं वो टाइम खींचता हूं, लेता हूं। मैं अगर जल्दी जल्दी निकलना चाहूं तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाओगे। 26 जनवरी के कारण बंद हो गया, कल इंटरनेट के कारण बंद हो गया, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब हम इस कारण से कि नहीं भैया हमको किसी भी तरीके से 4 महीना में खत्म हो जाना है। पिछली बार क्लास लगातार बंद रहा, ऑफलाइन जब हम लोग चला रहे थे, पूरे दिसंबर में 15 दिन तक क्लास सीएए के विरोध में बंद रहा। 4-5-6 तारीख तक बच्चे जब तक आए तब तक क्लास जब तक रन करता, तब तक जनवरी के लास्ट महीने से फरवरी में दिल्ली में दंगा हो गया और दंगा के कारण पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया। यहां हॉस्टल में पुलिस वाले ने घुस करके हॉस्टल के लोगों से कहा, जैसा कि बच्चों ने बताया, कि आप लोग घर छोड़ के चले जाओ, हॉस्टल छोड़ के फिलहाल अभी डिस्टर्ब रहेगा। बहुत सारे हमारे क्लास के बच्चे इस बात को जानते हैं। फिर वहां बंद रहा। इसके बाद होली की छुट्टी आ गई 7 तारीख से, फिर उधर बंद हो गया और जब तक संभलता तब तक कोविड आ गया। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे आपके बस में नहीं है, और अब इन आपातकालीन परिस्थितियों के कारण हम क्या करें कि हम जल्दी जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि भाई आपातकालीन परिस्थितियों में क्लासेस बंद हो गए थे तो फटाफट फटाफट हम आगे भाग जाएं। तो ये नुकसान आपका होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखो। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप नहीं दे पाओगे। आत्महत्या पर दुर्खिम के आधारिक तर्कों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या आप समकालीन भारतीय समाज, तो हमको तो सबसे पहले समझना होगा कि समकालीन भारतीय समाज में उच्च आत्महत्या की दरों की प्रवृत्ति क्या है।
उच्च आत्महत्या की दर की प्रवृत्ति क्या है? एक तो किसान आत्महत्या बहुत तेजी से दिखाई दी है। अगर आप भारत में आत्महत्या की दरों को आइडेंटिफाई करोगे, किस किस तरह की आत्महत्याएं पाई जाती है, तो ज्यादातर जो आत्महत्याएं हैं, ज्यादातर, अपवाद लेके नहीं चलेंगे, हम ज्यादातर लेके चलेंगे, तो एक आत्महत्या किसान आत्महत्या के रूप में बहुत तेजी से बढ़ी है। कुल आत्महत्याओं का एक अच्छा खासा प्रतिशत किसान आत्महत्या में है। दूसरा, कुछ एक आत्महत्या रिजल्ट वगैरह के खराब होने से या बेरोजगारी से, एक ही परिस्थितियां हैं, रिजल्ट नहीं आया, लड़के फेल हो गए तो सुसाइड कर लिए, इंटरमीडिएट वगैरह के रिजल्ट में या मेडिकल में, जी में, इस तरह से फेल होकर आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत रही। रिजल्ट खराब होने या बेरोजगारी, मतलब कहीं ना कहीं कैरियर ओरिएंटेशन, अगर हम इसको एक शब्द में कहें तो, ने भी आत्महत्या की दर को बढ़ाया है। ईएमआई पे जिंदगी है, नौकरी चली गई, मतलब कैरियर अगर हम इसको कहें तो। ये दो तरह की आत्महत्या है, जिसमें किसान आत्महत्या की मात्रा सबसे ज्यादा है। अब दुर्खिम के फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये आत्महत्या किस तरह की श्रेणी में आती है, तो निश्चित रूप से ये अहमवादी आत्महत्या नहीं, ये विसंगति मूलक आत्महत्या है। विसंगति मूलक आत्महत्या है। कुछ एक अहमवादी आत्महत्या आप देख सकते हो, जहां मेट्रो में, दिल्ली में, मुंबई में लोग इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के चक्कर में अपनी जीवन में अकेले पड़ गए हैं, और जब कभी भी अचानक नौकरी चली गई, कुछ भी इस तरह की आफत हुई, तो नहीं झेल पाते, समाज से जुड़ाव नहीं रहने के कारण वो सुसाइड करते हैं। तो जो आत्महत्या की उच्च दर है, ये विसंगति मूलक और अहमवादी आत्महत्या की उच्च दर है, और इसके विश्लेषण में दुर्खिम की व्याख्या आप कर सकते हो, इसी संदर्भ में करोगे, परार्थवादी में नहीं करोगे, भाग्यवादी छोड़ ही दो। यहां उस तरह की आत्महत्याएं बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती है, वो तो दास प्रथा वगैरह में थी, गुलामी की प्रथा में थी, चलेगा। लेकिन आप देखोगे कि तालिबानी शासनकाल में बहुत सारे लोगों ने धर्म के लिए जान दिया अफगानिस्तान में, वो परार्थवादी आत्महत्या हो गई। लेकिन वहीं पर तालिबानी शासन से तंग आकर बहुत सारी महिलाओं ने, जिनके ऊपर बहुत सारे बंधन लगा दिए गए थे, उन्होंने भी सुसाइड किया, वो भाग्यवादी आत्महत्या में आ जाएगी। अगर उधर जाता है तो अभी सवाल नहीं गया है, लेकिन आपके दिमाग में खुला होना चाहिए। मैंने एक संभावित प्रश्न में जोड़ दिया, तो अगेन आई रिपीट इस सवाल को, आत्महत्या पर दुर्खिम के आधारित तर्कों की व्याख्या कीजिए। क्या आप समकालीन भारतीय समाज की उच्च आत्महत्या दरों का विश्लेषण दुर्खिम की थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। अगला सवाल आपका, एमिल दुर्खिम के द्वारा आत्महत्या के अपने अध्ययन में अपनाई गई सुस्पष्ट समाजशास्त्रीय विधि पर चर्चा कीजिए। दुर्खिम ने आत्महत्या के सामाजिक आयामों का विश्लेषण किया है, समाज को आत्महत्या का कारण माना है, आत्महत्या के प्रकार्यात्मक पक्षों को दर्शाया है, और प्रत्यक्षवादी पद्धति से 26,000 आत्महत्याओं का जो अध्ययन है, यही उसकी प्रत्यक्षवादी पद्धति है, और इनके आंकड़ों के आधार पर आत्महत्या के बारे में एक सार्वभौमिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ये फोकस करके दुर्खिम के विचारों को दिखाना है। यहां पर उनकी विधि की चर्चा, ए मॉडल का सवाल है, ध्यान देना, और इसको कहोगे तो सी मॉडल का सवाल है। यहां ए मॉडल आएगा और फिर यहां पर सी मॉडल आएगा, यानी पहले व्याख्या कर देना है और फिर उसकी समीक्षा करनी है। भारतीय समाज की आत्महत्या के उच्च दर के विश्लेषण में ये कहां तक प्रासंगिक है, क्वेश्चन मार्क है, ये ध्यान दो। कर सकते हैं या नहीं, तो कहां कहां तक कर सकते हैं दिखाना होगा, कहां कहां तक नहीं कर सकते हैं दिखाना होगा। ये ए मॉडल का सवाल है और इसमें विधि की चर्चा है, लेकिन आत्महत्या के बारे में ही घुमा फिरा करके हमको विचार देना है। तो विधि के संदर्भ में दुर्खिम ने क्या कहा उसके बारे में बता देना है, यानी दुर्खिम का विचार यहां एग्जाम्पल के रूप में होगा। फोकस्ड हमारा आंसर समाजशास्त्रीय पद्धति पर होगा, दुर्खिम की मेथोडोलॉजी पर होगा। डन। अभी मेथोडोलॉजी जब हम पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, तो फिर हम लोगों को और समझ में आएगा। यह है बच्चा आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का विचार।
क्लियर हो गया? दो टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का विचार और समाज में श्रम का विभाजन, धर्म के बारे में दुर्खिम का विचार। धर्म का के बारे में दुर्खिम के विचारों पर यूपीएससी का जो सवाल है वो हमने पूछा है कि नहीं पूछा है? हमने कर लिया है बच्चा? बताओ आप। कर लिया है या नहीं कर लिया है? ये हमारे पास अभी 10-15 मिनट का समय है तो हम लोग यूपीएससी के सवालों को कर सकते हैं। संभावित प्रश्न तो धर्म के बारे में हमने कर लिया, संभावित प्रश्न को कर लिया था। यूपीएससी ने जो पूछा है उसको किया था या नहीं किया था? आप बताओ। फिरोज खान, अरशद गौरिया, हेमंत नागर, योगेंद्र कुमार, अंकित, साक्षी तिवारी। दुर्खिम का धर्म का जो सिद्धांत था उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था, आलोचना भी कर ली थी। यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नहीं किया था? हो गया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं खत्म। कल नए टॉपिक के साथ, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम का तीसरा सिद्धांत, समाज में श्रम का विभाजन। आज मैंने शुरू में बता दिया तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या कहेगा दुर्खिम, बट क्या कहता है उसको चल करके हम लोग देखते हैं। समाज में श्रम का विभाजन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है बच्चा? बताओ, कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं समझता हूं ये अलग बात है, आप तक समझा पा रहा हूं कि नहीं, गहराई के साथ, हर पहलुओं की चर्चा के साथ, ये आप बताओगे। समझ में आ रहा बच्चा? बीच बीच में बताते रहो, मैं दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा। मैं बार बार बताने में नहीं हिचकिचाता हूं, मैं तो ऐसे ही 3-4 बार एक बात को समझाता हूं। मेरी सबसे बड़ा कमी है, जिस कमी को मैं जानता हूं कि मैं एक ही बात को 8 बार करता हूं, लेकिन कभी 4 साल बाद मेरी इस कमी को आप महसूस करोगे। मैंने कभी भी अपनी इस कमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जब 2-4 साल बाद आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये 4 बार बताना, जोर दे दे के बताना, आपके दिमाग पर परमानेंट एस्टेब्लिश करने के लिए मेरा तरीका काफी कारगर होता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये कारगर होता है। सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? थैंक यू। चार नंबर सवाल आपका होमवर्क है। आगे 4 नंबर सवाल आपका होमवर्क है। होमवर्क मैंने लिख दिया, ऐप पे दोबारा जाके भी इसको देख लेना आप। 4 नंबर सवाल आपका होमवर्क है, आपके स्क्रीन पर है। आत्महत्या जो बाहरी तौर पर एक व्यक्तिगत घटना या मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है, उसका निर्धारण अंततः समाज द्वारा होता है। इस कथन के प्रकाश में दुर्खिम की आत्महत्या के बारे में विचारों का परीक्षण कीजिए। सी मॉडल का सवाल बता दिया हमने, काफी कुछ इसमें बता दिया हमने। आंसर को भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने कर दिया। ये क्वेश्चन आपका मैं दे रहा हूं 300 वर्ड्स,
300 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है बच्चा, ध्यान से देख लेना। फ्रेम भी मैं कर दिया हूं, स्टेटमेंट भी आपको इसी में लगाना है। आप कैसे इस स्टेटमेंट को अपने आंसर में ऐड करके और आप आंसर राइट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि कल परसों तक में आप इसका एक शानदार आंसर लिख करके आप डालो। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो कल परसों तक इसका आप आंसर लिख लो, कुछ कुछ लिखते भी चले हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।